हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा। और आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 6 है, क्योंकि पार्ट नंबर 5 तक मैंने आपको पिछले वीडियोस में कराए हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ठीक है, ये वीडियो जब भी समझ में आएगा जब आपने पिछले वीडियो हमारे अच्छे से देख रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है किरचॉफ के नियम। क्या है किरचॉफ के नियम, यानी किरचॉफ्स लॉ। दोस्तों ये किरचॉफ के नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या तो किरचॉफ के नियम या फिर किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। 101% यहाँ से आपको कुछ ना कुछ बोर्ड में ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ इस वाले वीडियो को आज मिस ना करें बिल्कुल भी। आज इसको पूरा वॉच करना है लास्ट तक और इनको बिल्कुल तैयार कर लेना आज ही दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें से आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा बोर्ड के लिए, ये श्योर है एकदम। तो इसको ज़रूर कर लेना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत आसान सा टॉपिक है। चलिए आइए समझाते हैं हम। पहला नियम जो होता है भाई, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। एक तो है संधि नियम अथवा धारा नियम, जिसको हम शॉर्ट में केसीएल बोल देते हैं, और एक है हमारा दूसरा नियम जिसको हम लूप नियम या वोल्ट का नियम कहते हैं, यानी केवीएल। ठीक है, तो आइए समझते हैं यहाँ पर केसीएल का मतलब क्या है। देखिए केसीएल का मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ। तो शॉर्ट में इसको केसीएल बोल देते हैं। तो आप ध्यान रखना क्या है। देखिए संधि नियम अथवा धारा नियम क्या है, इसका मतलब है इसमें हम या तो संधि की बात करेंगे या फिर धारा की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है, मान लीजिए देखिए संधि को समझने की कोशिश करते हैं। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन संधि होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर ओ बिंदु है ना, यही क्या है? संधि है, जंक्शन पॉइंट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रेलवे जंक्शन होता है। रेलवे जंक्शन का मतलब समझते हो आप? जंक्शन क्यों आता है वहाँ पर रेलवे जंक्शन? क्योंकि वहाँ बहुत सारी विद्युत धाराएं तो आ रही होती हैं या जा रही होती है। तो काफ़ी सारी विद्युत धाराएं एक बिंदु पर आकर जहाँ जिस जगह पर मिलती है उसको बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर बहुत सारी धाराओं का मिलना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? जंक्शन। जैसे वहाँ पर ट्रेनें आकर के मिलती है बहुत सारी दूर दूर से, अलग अलग देशों, अलग अलग कंट्री से आकर के रेलवे लाइन मतलब रेल्स जो होती हैं वहाँ आकर के मिलती हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर है धाराओं का जंक्शन। यहाँ बहुत सारी या तो विद्युत धारा आ रही होंगी या जा रही होंगी इस बिंदु की ओर। ठीक है, तो जंक्शन का मतलब समझ में आया और इसी से रिलेटेड है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है दोस्तों, इतना अगर समझ में आ गया आपको तो मैं आपके एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने समेशन आई बराबर 0। धारा नियम में क्या है? पहला इसको याद रखना है, ये सेंटेंस है इसका याद रखना। ठीक है, कि समेशन आई बराबर 0। देखो दोस्तों ये आई क्या है? विद्युत धारा, और ये क्या है? समेशन का मतलब होता है योग। योग मतलब बीजगणितीय योग, और बीजगणितीय योग का मतलब क्या हुआ? अगर धारा धनात्मक है तो प्लस चिन्ह के साथ, अगर धारा का मान ऋणात्मक है तो माइनस चिन्ह के साथ। देखिए धनात्मक ऋणात्मक का मतलब भी मैं अभी आपको समझाऊंगा कि धारा धनात्मक कब है, ऋणात्मक कब होगी, ये सब समझाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब है विद साइन आपको धाराओं को जोड़ना है और उसको टोटल 0 करना है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो सारी धाराओं का जो योग होता है अर्थात बीजगणित योग सवेतव क्या रहता है? 0 रहता है, और यही होता है किरचॉफ का पहला नियम। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है किरचॉफ का पहला नियम, जरा समझे। ठीक है, क्या लिखनी है किरचॉफ के नियम में परिभाषा? किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव 0 रहता है। यही है किरचॉफ का पहला नियम केसीएल। ठीक है, आइए इसको समझते हैं जरा फिगर से। क्या है दोस्तों, यहाँ पर बिंदु ओ क्या है? जंक्शन पॉइंट है, यानी कि संधि है। और यहाँ मैंने I1 धारा, I2 धारा, I3, I4 और I5 5 धाराओं को मैंने दिया है यहाँ पर। और दोस्तों I1 और I3 और I5 ऐसी धाराएं जो संधि की ओर आ रही हैं, और दोस्तों I2 और I4 जो है ये संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं। इतना आपको दिख रहा होगा, विद एरो आपको मैंने यहाँ पर शो किया है। ठीक है, अब यदि मैं ऐसा मान लूँ कि जो संधि की ओर आ रही है धारा, उनको मैं धनात्मक मान लूँ, एज्यूम कर लिया मैंने कि सपोज संधि की ओर आने वाली धाराओं को मैंने धनात्मक ले लिया, तो दोस्तों दूर जाने वाली धाराओं को क्या लेना होगा? मुझे ऋणात्मक लेना होगा, क्योंकि दिशा क्या है? विपरीत हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो किरचॉफ के पहला नियम ये कहता है कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या रहता है? ऑलवेज 0 रहता है। तो आइए इसको देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है? I1 धारा संधि की ओर आ रही है, इसको मैंने धनात्मक लिया।
I2 धारा दूर जा रही, तो इसके लिए इसको मैंने क्या ले लिया, माइनस साइन के साथ लिया है, ठीक है। फिर I3 संधि की ओर आ रही है तो इसको प्लस ले लिया। I4 जो है संधि से दूर जा रही है, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, माइनस चिन्ह के साथ। और I5 भी क्या है, संधि की ओर आ रही है, इसलिए इसको मैंने लिया है I5। और इन सब का क्या कर दिया दोस्तों, मैंने योग कर दिया है, ठीक है। और यही होगा हमारा 0। ये लिखा है ना समेशन I बराबर 0, तो मैंने कर दिया वहां पर 0। तो इसका मतलब हो गया। अब ये जो मैंने देखिए प्लस और माइनस चिन्हों के साथ जोड़ा है ना मैंने, इसी को कहते हैं बीजगणितीय योग। समझ में आया आपको कि बीजगणितीय योग का मतलब क्या है? अगर आपने धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों के साथ अगर मान लीजिए आपने कोई चीज को जोड़ा है तो वही कहलाता है बीजगणितीय योग, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, I1 प्लस माइनस माइनस I2 प्लस I3 और माइनस प्लस माइनस हो गया I4 प्लस के I5 बराबर हो गया 0, ठीक है। यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं। इसके बाद एक लाइन में और बढ़ा रहा हूं, इसमें I1 प्लस I3, ठीक है, और प्लस I5 बराबर, जो ऋणात्मक है उनको उधर ले जाके धनात्मक कर देता हूं, I2 प्लस के I4 लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए एक मैंने यहां पर इनका सॉल्व करके रिजल्ट निकाल दिया मैंने। I1 प्लस I3 प्लस I5 बराबर होगा I2 प्लस I4। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, देखिए I1 ये धारा है, I3 आपकी ये धारा है और I5 है ये। दोस्तों ये तीनों धाराएं कौन सी है, I1 I3 I5 चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये संधि की ओर आने वाली धाराएं 1 3 और 5, ठीक है। एक तो इनका योग बराबर है किसके योग के बराबर, जो संधि से दूर जा रही हैं, I2 और I4 के योग के बराबर। तो यहां से एक रिजल्ट क्या निकला, आप किरचॉफ के पहले नियम को यहां से भी बोल सकते हैं क्या, कि किसी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इस तरह भी आप किरचॉफ का पहले नियम को बोल सकते हैं, और दोनों ही तरीके से आप अगर लिख के आते हैं तो बिल्कुल सही है। आप यहां से बोल दीजिए ये लाइन, या फिर यहां से बोल दीजिए, किरचॉफ के पहले नियम को दोनों तरीके से बोला जा सकता है और दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा किरचॉफ का पहला नियम क्या, बड़ा ही आसान सा है। अब इसको मैं जरा इसको थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूँ, क्या, केवल 3 धाराएं लेता हूं मैं, ये है संधि, एक धारा ये है, एक ये है धारा और एक ये है। दोस्तों यहां से आई 3 एम्पियर धारा और यहां से आ रही है 2 एम्पियर धारा। दोस्तों इसका मतलब है यहां आपको 5 एम्पियर धारा मिल जाएगी। सिंपल, यही तो है किरचॉफ का पहला नियम, कि 3 एम्पियर की यहां से आई, 2 एम्पियर की यहां से आई और दोनों मिली और यहां से इस पॉइंट से निकल जाएंगी। 3 और 2 मिलकर 5 बनी और 5 आपको यहाँ दिख जाएगी। तो दोस्तों क्या है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग कर दीजिए 5, बराबर जाने वाली धारा कितनी है 5। यही तो है किरचॉफ का पहला नियम। तो बड़ा ही आसान सा हो गया ना। अब आपको लग रहा होगा नहीं तो बड़ा ही आसान है, अभी तक आपको ऐसा लग रहा था क्या है ये, है ना। अब देखिए आपको बहुत ही आसान हो गया। यही तो है किरचॉफ का पहला नियम, 3 एम्पियर 2 एम्पियर बराबर 5 एम्पियर। अब आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए अगर इसमें किरचॉफ के पहले नियम को ऐसे लगाऊं मैं तो क्या होगा, देखिए संधि की ओर आने वाली को ले लिया मैंने धनात्मक चिन्ह के साथ प्लस के 3, और दूर जाने वाले को ले लिया मैंने माइनस चिन्ह के साथ माइनस के 5, और ये संधि की ओर आ रही है इसको ले लीजिए आप प्लस के 2। इन सबको देखना जरा, 3 और 2 5, माइनस 5 कट के आ गया 0। तो यही तो बताया है किरचॉफ ने अपने पहले नियम में कि सभी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग ऑलवेज क्या रहता है, 0 रहता है। अर्थात संधि की ओर आने वाली कुल धारा 3 और 2 5 बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा 5 एम्पियर। यही तो है किरचॉफ का पहला नियम। तो आपको मैंने बिल्कुल इजी तरीके से समझा दिया यहाँ पर किरचॉफ का पहला नियम। हो गया किरचॉफ का पहला नियम, तो बड़ा ही आसान सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम की तरफ। देखिए अब है किरचॉफ का दूसरा नियम, इसको हम लूप नियम अथवा वोल्टता नियम भी बोलते हैं। देखिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केवीएल। केवीएल का मतलब क्या है, केवीएल का मतलब है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, चलिए देखिए मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई है, इसको जरा ध्यान से देखना। क्या है इसमें, देखिए एक सेल है इसमें E1 और इसके साथ मैंने एक प्रतिरोध R1 को लिया है। ठीक है, यहां मैंने एक सेल E2 लिया है और प्रतिरोध R2, और यहां पर मैंने केवल प्रतिरोध R3 को लिया है। ठीक है, और देखिए इस सेल E1 से निकलने वाली धारा मैंने I1 ली है, इस सेल E2 से निकलने वाली धारा I2, और ये जो दोनों धाराएं देखिए यहां से चलिए और यहां से देखिए, यहां पर लाइए किरचॉफ का पहला नियम, संधि नियम। यह बन गई इनके लिए I1 I2 के लिए संधि बन गई। तो I1 प्लस I2 बराबर होगा I3 के।
मान लीजिए ये तीसरी धारा I3 मान लो, चलो इसको थोड़ी देर के लिए I3 मान लो, तो I3 क्या होगी, ये I1 प्लस I2, क्यों, ये संधि की ओर आ रही है और ये संधि से दूर जा रही है, तो इसका मतलब ये धारा I3 है अगर, तो ये क्या होगी, I1 प्लस I2 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किरचॉफ का पहला नियम लगाया इस पॉइंट पर, तो I1 और I2 दोनों मिली और यहाँ से चलेगी I1 प्लस I2, दोनों साथ मिलकर चलेंगी। ठीक है, दोनों का योग होगा जो इस R3 में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ लेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको हम बोलते हैं लूप नियम या बोल्टता नियम। लूप नियम क्यों बोलते हैं इसको, बोल्टता नियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज का यूज होगा इसमें। ठीक है, लेकिन इसको लूप नियम क्यों कहा जाता है, लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब है बंद परिपथ। जैसे कि मान लीजिए ये ABEFA, यानी ए से स्टार्ट किया आपने और ए पर ही वापस आ गए, तो ये बन गया लूप, इसी को कहेंगे बंद लूप है ये। ABEFA एक बंद लूप है। ठीक है, तो ये लूपों के लिए लगता है, यानी किसी बंद लूप के लिए ही लगता है हमेशा ये बोल्टता नियम, इसीलिए इसको हम लूप नियम भी कह देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी तरीके से एक लूप इसमें ये भी है BCDEB, यानी ये जो आपको दिख रहा है ना ये बंद परिपथ, इसी को हम क्या कहेंगे, बंद लूप कहेंगे। तो ये भी एक लूप बन रहा, और एक आपका ये पूरा है ACDFA, यानी ए से चले और यहाँ पूरा, ये पूरा बड़ा वाला दोनों को मिला करके, तो इस तरीके से इसमें लूप बन जाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं इसको लूप लॉ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। देखिए दोस्तों, इसका जो सेंटेंस है इसका, ठीक है, वो क्या है, समीकरण क्या है इसका, कि समेशन IR बराबर समेशन E, ये है इस किरचॉफ के दूसरे नियम का सेंटेंस। ठीक है, समीकरण। ठीक, तो क्या है इसका मतलब ये है कि हमने धारा लिया, धारा का मान लिया और उसके संगत प्रतिरोध की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और उन सभी को हम क्या कर दें, उनका बीजगणितीय योग कर दें, तो सदैव विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर रहता है। इसको जरा ध्यान से समझिए, ये तो मैंने ऐसे ही आपको ओरली बता दिया है, इसके हिसाब से बाकी इसको कैसे समझेंगे देखो ध्यान से, पूरा देखना, सुनना ध्यान से। आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो। देखिए, किसी बंद लूप के लिए, किसी बंद लूप के लिए, ठीक है, लूप में प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग सदैव परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, वीडियो को रोक करके पीछे से दोबारा देखिए और आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए इसको मैं समझाता हूँ लूप को लेकर के कैसे, देखो इसको लगाया कैसे जाता है, अप्लाई कैसे किया जाता है इसको। तो लूप ले लेते हैं हम फर्स्ट, ये है हमारा फर्स्ट लूप, ये वाला पूरा लूप क्या है, फर्स्ट लूप है ये हमारा पहला। कौन सा है, देखिए हम लिखेंगे यहाँ बंद लूप। अब मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, इसको कैसे लगाते हैं हम किसी परिपथ के अंदर। बंद लूप ABEFA में, ABEFA यानी ये वाला, ठीक है, किरचॉफ द्वितीय नियम लगाने पर, द्वितीय नियम लगाने पर कैसे लगाएंगे आप समझिए कैसे लगाते हैं। देखिए पहले हम देखिए कहीं से किधर को भी चल रहे हैं, ए बिंदु से एफ, एफ से ई, बी, ए ऐसे चल रहे हैं, या ए से बी, ई, एफ, ए, या आप ए पॉइंट से ना स्टार्ट होकर किसी और पॉइंट से स्टार्ट हो लीजिए, जैसे बी, बी से आप ए, एफ, ई, बी में चल रहे हैं, या फिर बी से आप इधर को चले, बी, ई, एफ, ए, बी में, किसी भी तरीके से आप चाहो तो ई पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, या इधर को या इधर से, ऐसे ही एफ पॉइंट से इधर को चल रहे हैं या इधर को चल रहे हैं, कहीं भी किसी भी पॉइंट से किसी भी दिशा में चल लीजिए, कोई फर्क नहीं आएगा, सेम ही रिजल्ट मिलेगा आपको। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से चल रहे हैं, हम ए बिंदु से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज किससे चल रहे हैं, ए बिंदु से चल रहे हैं। दोस्तों इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, देखिए ए से पहले चलना आपको बी की तरफ, ना तो आपको कोई धारा मिली है और ना ही आपको कोई प्रतिरोध मिला है, देखिए ए से बी में कुछ नहीं है। अब आप बी से ई की तरफ जा रहे हैं, तो बी से ई की तरफ आपको धारा I2 मिल रही है। दोस्तों पहले धारा और प्रतिरोधों की बात कर लेते हैं, धारा कितनी है, I2 धारा, I2, और इसके संगत प्रतिरोध कितना, देखिए R2 प्रतिरोध है इसके साथ, ठीक। फिर आप ई बिंदु पर आ गए, ई से एफ चले तो आपको ना कोई धारा मिल रही है और ना ही इसमें कोई, ठीक है, प्रतिरोध मिल रहा है।
फिर आप F से चलेंगे A की तरफ। जब F से A की तरफ आएंगे तो दोस्तों धारा मिल रही है इसमें I1, कितनी है I1, और संगत प्रतिरोध कितना है इसमें R1 लगा हुआ है। और देखिए दोस्तों अब इनके साथ अब हम लगाते हैं चिन्ह। देखिए जब B से E की तरफ गए थे तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहे थे हम, क्योंकि धारा तो है इधर को और हम जा रहे हैं इधर को, तो इसके साथ यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा धारा I2 के साथ, ठीक है। और इधर को आ रहे हैं आप F से A की तरफ आ रहे हैं दोस्तों, धारा की दिशा में आ रहे हैं, धारा भी इधर है और हम भी इधर को ही आ रहे हैं। अब हम धारा की दिशा में आ रहे हैं, इसलिए I1 के साथ क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है, हो गया। और हम A से चले और A पर ही वापस आ गए, ठीक। चलिए अब इधर चलते हैं, अब हम बराबर की तरफ, बराबर यानी विद्युत वाहक बलों को देखना है। देखिए A से B कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, B से C आपका विद्युत वाहक बल मिला है E2, क्या मिला है E2, और वो भी धारा के विपरीत दिशा में। देखिए धारा इस तरह है और हम चल रहे हैं इस तरीके से, तो माइनस चिन्ह लगाना होगा। फिर E से F में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, F से A में आए तो आपको E1 मिलेगा दोस्तों, और E1 धारा की दिशा में है, क्योंकि हम F से A की तरफ आ रहे हैं और धारा भी F से A की तरफ आ रही है, इसलिए इसको लगाएंगे हम प्लस, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा क्या मिल गया, ये किरचॉफ का दूसरा नियम लगा दिया और हमें एक समीकरण मिल गया। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2, ऐसे भी तो लिख सकते हो आप इसको। हो गया किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई कर दिया मैंने लूप 1 में। अब आप इसको लूप 2 के लिए भी लगा सकते हो, ये दूसरा लूप है हमारा, ये वाला, ये दूसरा लूप है, इसको हम, चलिए इसमें भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे लगेगा। इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो मैं ऊपर से मिटाता हूँ इसको, है ना, रफ कर देता हूँ मैं ऊपर से। चलिए अब मैं इसमें लगाता हूँ लूप नियम, लूप में लगाता हूँ, है ना, बंद लूप BCDEB, BCDEB में, इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर, ठीक है, लिख लेना आप, चलो लिख दीजिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, द्वितीय नियम लगाने पर किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। देखिए किधर से स्टार्ट करें, चलो B से ही स्टार्ट कर लेते हैं, और B से C, C से D, D से E और E से B, इस तरीके से चलते हैं हम दोस्तों। आप चाहो तो किसी भी दिशा में चल लीजिए, आप B पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दें, C D E किसी पॉइंट से स्टार्ट कर लो और किसी भी दिशा में चल लो, जरूरी नहीं है B से C चलें आप D, आप ऐसे भी चल सकते हैं, तब भी इतना ही आएगा दोस्तों, कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले लूप में लगाया ना, ये सेंटेंस ही आया हमारा निकल के समीकरण, A बिंदु से चले, इस तरीके से आप किसी भी बिंदु से किधर को भी चले जाइए दोस्तों, यही सेंटेंस आएगा बार बार, चाहे आप A से स्टार्ट करें, B से, E से या F से, और किसी भी दिशा में चल लीजिए यही आएगा दोस्तों। आप चाहो तो खुद भी अप्लाई करके देख सकते हो घर पे, ठीक है। आप पेन उठाइए और आप इसको किसी और पॉइंट से, मान लीजिए सपोज F पॉइंट से लगाइए, आप F पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे। आप कैसे चलेंगे, आप इस तरीके से चलिए, F से E, E से B, B से A और A से F करके देखिए आप। अगर इतना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इतना नहीं आ रहा समीकरण, करके देखिए, ठीक है, बिल्कुल यही आएगा। चलिए अब देखिए हम B से C, C से D, D से E और E से B की तरफ लगाते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। कैसे लगाएंगे, देखिए जब B से C चलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको ना धारा मिल रही है और ना ही आपको क्या मिल रहा है, प्रतिरोध। C से D की तरफ चले तो धारा मिल रही है आपको I1 प्लस I2, क्या मिल रही है धारा I1 प्लस I2, और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R3 है। D से पहुंचे आप E पर, कुछ नहीं मिला आपको, ना धारा ना प्रतिरोध। D E से आए आप B की तरफ तो धारा है इसमें I2, धारा I2 है, और प्रतिरोध कितना है इसमें R2 है। अब बात कर लेते हैं चिन्हों की। जब हम B से C गए, कुछ नहीं, C से D चले थे, धारा I1 प्लस I2 मिली और धारा की दिशा में ही थी, इसलिए इसको क्या लेंगे हम, प्लस। इधर देखिए I2 के साथ क्या आएगा, I2 धारा, हम इधर से D से E और फिर E से B की तरफ चले थे तो धारा की दिशा में चल रहे हैं इस बार भी हम, तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको तो समझ में आया होगा। दोबारा सुन लीजिए, B से C की तरफ चले, ना धारा ना प्रतिरोध, कुछ नहीं। जब C से D चले तो धारा की दिशा में जा रहे हैं ना, इसलिए पहले आप प्लस चिन्ह लगा दीजिए
और I1 प्लस I2 धारा है और संगत प्रतिरोध है R3। फिर आप D से पहुंचे, E पर कुछ नहीं मिला आपको, E से B की तरफ पहुंचे तो आपको धारा क्या मिल रही है I2, और वो भी धारा की दिशा में चल रहे हैं आप भाई, E से B की तरफ आ रहे हैं ना आप, यानी धारा भी इधर है और आप भी इधर को चल रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ भी क्या लेना होगा, प्लस धारा है I2 और संगत प्रतिरोध है इसमें R2। ठीक है, लगा दिया आपने। अब बराबर के इधर देख लीजिए दूसरी साइड में, इधर तो क्या लेते हैं बराबर के दूसरी तरफ हम विद्युत भाग बलों को लेते हैं। देखिए B से C आपको कोई विद्युत भाग बल नहीं मिल रहा है, C से D आपको विद्युत भाग बल नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं है ना, कोई भी नहीं है ना। चलिए D से E भी आपको कोई नहीं मिला विद्युत भाग बल, लेकिन E से B की तरफ आपको E2 विद्युत भाग बल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, E2, और वो भी धारा की दिशा में चलने पर, इसलिए प्लस। और दोस्तों इसको हम चाहें तो I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E2 भी लिख सकते हैं। यही हो गया हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम, कर दिया हमने अप्लाई बंद लूप 2 में भी। तो दोस्तों मैंने बंद लूप ए और 2 में पहले और दूसरे दोनों में लगा के दिखा दिया किरचॉफ का दूसरा नियम। तो आप भी ट्राई कीजिए घर पे जा करके, ठीक है। आप किसी और पॉइंट से चलना स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए कि दोनों बंद लूपों के लिए यही सेंटेंस आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आपने ये अप्लाई करना सीख लिया है दोस्तों तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है किरचॉफ के नियम के, और उनमें आपको इसी तरीके से लगाना होगा। अगर आप यहाँ इनको समझ पाए, किरचॉफ के पहले दूसरे नियम को अप्लाई करना अगर आपने यहाँ सीख लिया दोस्तों, यहाँ नियमों के अंतर्गत ही, ठीक है, तो आप आराम से इसके न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझने में बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत होगी। एक भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा अगर आपको अप्लाई करने नहीं आते हैं तो परिपथ के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो लूप के अंदर ये नियम लगाना आपको दोनों ही आने बहुत ज़रूरी है। आप बार बार देखिए, अगर आप एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दोबारा देखिए वीडियो को, 2 बार नहीं आता तो तीसरी बार देखिए, लेकिन दोनों अप्लाई करने आपको आने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। अदरवाइज न्यूमेरिकल भी छूट जाएंगे और ये भी छूट जाएगा। और यहाँ से यही दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किरचॉफ का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 101% आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप ज़रूर याद कर लें, यहाँ से इन दोनों नियमों को ढंग से सीख लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में लेकर आता हूँ व्हीटस्टोन सेतु, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में वो भी आपका आता ही आता है। और उस व्हीटस्टोन सेतु को भी आपको समझने के लिए किरचॉफ के नियमों की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और वो भी किरचॉफ के नियमों पर आधारित है, इसलिए आपको वो भी बहुत ज़रूरी है सीखना, ठीक है। तो उसे सीखने के लिए ये आना चाहिए आपको, तो इसलिए ध्यान रखना, ये पक्का हो जाना चाहिए दोनों तैयार। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।